हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जनपद मऊ के माननीय जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी, अभी हमारे बीच से माननीय मंत्री जी दूसरे कार्यक्रम में गए हैं श्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश के मंत्री हैं श्रीमती शकुंतला चौहान जी, जिले के प्रभारी हैं श्री रमेश सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री हैं श्री सुनील गुप्ता जी, घोसी के लोकसभा के प्रभारी हैं श्री देवेंद्र सिंह जी, घोसी लोकसभा के संयोजक श्री मुन्ना दुबे जी, क्षेत्रीय मंत्री हैं श्री अखिलेश तिवारी जी और जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज राय जी, हमारे मित्र और घोसी के पूर्व विधायक विजय राजभर जी, पूर्व मंत्री श्री राम सोनकर जी और पूर्व प्रत्याशी श्रीमती पूनम सरोज जी, हमारे बीच में बैठे हुए पूर्व के जिलाध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विजय नारायण शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दुर्विजय राय जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण गुप्ता जी, पूर्व प्रत्याशी श्री योगेंद्र राय जी और संचालन का काम देख रहे रामाश्रय मौर्य जी जो जिले के महामंत्री हैं, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शालिक यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री शक्ति सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे जी, हमारे प्रदेश के प्रमुख महासचिव रजनीश श्रीवास्तव जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री रुद्र प्रताप सिंह जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री फागू सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह जी, हमारे प्रदेश के महासचिव श्री शिवेंद्र बहादुर सिंह जी और माननीय हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए से एमएलसी के पद से सुशोभित हुए श्री बिच्छीलाल राजभर जी और हमारे जिले के माननीय जिलाध्यक्ष सुभाषपा श्री रमेश राजभर जी। मैं आग्रह करूंगा कि एक बार आप सभी लोगों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत हो। देखिए, अभी तो स्वागत नेताओं का हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जब हम अपने पार्टी की बैठक लेते हैं या अपने पार्टी के संगठन की बैठक लेते हैं तब मैं अपना दूसरा स्वरूप तैयार करता हूं कि कैसे मुझे अपने संगठन की बैठक लेनी है। संगठन आज से नहीं, क्योंकि बचपन से मेरी इच्छा रही, राजनीति में आने की बचपन से इच्छा रही है। जब मैं जानने लायक हुआ तभी से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मुझे राजनीति ही करना है। हमारे माननीय पिताजी ने कई बार हमको डाइवर्ट करने का प्रयास किया कि पढ़ लिख करके नौकरी कर लो। हमारे दादाजी भी कई बार प्रयास किए कि पढ़ लिख करके नौकरी करो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक हमेशा से बचपन से ही चल रहा था कि नहीं, मुझे करना है तो सिर्फ राजनीति करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जब मैं प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने के लिए गया, मैं थोड़ी सी समय लूंगा माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस बात को जानना भी जरूरी होगा कि आपका प्रत्याशी कैसा है, क्योंकि मैं अगर अपने से सब कुछ कहने लगूंगा तो हो सकता है बनावटी बातें भी कही जा सकती। लेकिन हम भले ही एक दायित्व, जैसा कि मैं आया, हमारे संचालक महोदय जी ने बताया, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुभाषपा, बड़े संघर्ष करके यहां तक पहुंचे। विपक्ष में जिस प्रकार की बातें बोली जाती हैं या फिर हम पक्ष की तरफ से बोलते हैं विपक्ष के नेता के लिए कि पैराशूट से आ गए राजनीति में और नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, मैं वहां से नहीं पला बढ़ा। राजनीति में मैं संघर्ष से आया हुआ हूं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ही रह करके हमने सीखा भी है। जो भी पार्टी ने का मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है वो सारी चीजें धरातल पर जाकर के ही हमने सब चीज का संकलन करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण भी 27 अक्टूबर 2002 को हमने कराने का काम। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ूं, लेकिन जब मैं गांव के प्राइमरी विद्यालय में जब हमारा नाम लिखवाने के लिए हमारे चाचा जी लेकर के गए तो वहां पर जो प्रिंसिपल थे, आज भी मुझे याद है उनका नाम श्री बैजनाथ यादव जी, उन्होंने हमसे हमारा परिचय पूछा तो हमने कहा हमारा नाम अरविंद कुमार राजभर है। उन्हें एक शब्द में बोला कि ये राजभर, ये कौन है भाई? हमने उसमें एडमिशन नहीं लिया, दाखिला नहीं लिया। मेरे स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला सहमलपुर वाराणसी।
मैं घर पर आया, बाबूजी उसमें बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया करते थे। 3 दिन बाद बाबूजी आए, क्षेत्र का संगठन यहाँ पर देख करके जब आए तो हमने रात को ही मैं इंतजार कर रहा था कि जैसे ही आएंगे वैसे ही पूछेंगे कि बाबूजी बताइए, जब सबकी पहचान है तो हमारी पहचान क्यों नहीं? हमसे प्रिंसिपल साहब ने क्यों पूछा कि ये राजभर कौन होता है? रात को 11:30 बजे बाबूजी आए। हमारे गांव में एक छोटा सा घर हमारा था, हमको लगता है कि 10 बाई 8 का रहा होगा सर वो। उसी में बाबूजी हमको पढ़ाते भी थे। मेरे बाबूजी की भी इच्छा थी कि मेरा बेटा अंग्रेजी मीडियम से पढ़े, और आज भी वो मकान है मेरा जिसके दीवार पर ब्लैकबोर्ड बनाया गया है और उस पर आज भी लिखा गया है वही चौक। मैं आज 37 साल का मैं हो गया, आज भी वो मिटा नहीं है, वो उसी प्रकार से पड़ा हुआ है जिसको बाबूजी हमको पढ़ाया करते थे। बाबूजी रात को 11:30 बजे के लगभग आए। जैसे हमको जानकारी हुआ कि बाबूजी आ गए, मैं तुरंत पहुंचा। हमने कहा बाबूजी मैं हूं कौन? हमने कहा बाबूजी हम के हईला। तो कहे अरे हमारा लड़का हुआ तू। हमके ना लड़का तो है लेकिन कौने जाति से हिला हमें पूछना चाहते। और पहले आप अपनी जाति बताइए कि आप किस जाति से? तो कहे ये जाति वाली बात कहां से आ गई? हमके स्कूल में बाबूजी सभी जाति के लोग पढ़ते हैं, फिर हमारा नाम जाति के आधार पर क्यों लिया गया? मुझे इसी चीज का तकलीफ। बाबूजी सुबह हमको स्कूटर पर बैठाए, लेके पहुंचे और प्रिंसिपल साहब से बोले बच्चे का एडमिशन करिए और ये जाति पाति की बात मत किया करिए। कहीं ना कहीं मेरे मन में राजनीति में और मजबूती की तरफ आने का एक कारण और था। जब मैं गांव में प्राइमरी पाठशाला पढ़ लिख करके थोड़ा सा आगे बढ़ा, पार्टी आप लोगों के सहयोग से थोड़ी मजबूत हुई, तो बगल का आजमगढ़ जनपद है, वहां एक कॉलेज है, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन कॉलेज के नाम से जानते हैं बजरंग त्रिपाठी सरकार। और उनके छोटे भाई कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो बाबूजी ने उनसे कहा कि हमारा बेटा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ना चाहता है, कि आपके स्कूल में वो पढ़ सकता है? उन्होंने बोला क्यों नहीं। जब मैं वहां गया, पढ़ाई लिखाई मैंने जारी किया, बीच में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया। वहां पर डेली न्यूज़पेपर आते थे, अंग्रेजी के भी आते थे, हिंदी के भी आते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में जब हमने पढ़ा कि राजनीति में किस प्रकार से विधानसभा लोकसभा में जो संख्या है, जो देश का कानून बनाने का काम करते हैं, देश को संचालित करने का काम करते हैं, ऐसे लोग गरीबों के पक्ष में किस प्रकार का कानून बनाते हैं, और जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उनकी शैक्षणिक क्षमता क्या है। जब इसको मैंने पढ़ा तो मैं तुरंत वहां से, एक पीसीओ था, मैंने बाबूजी को फोन लगाया शाम को। हमने कहा बाबूजी राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को स्थान जरूर दीजिएगा, जो राजनीति में इसी की कमी है। उन्होंने बोला क्यों? हमने कहा जब आप आएंगे हॉस्टल तो हम आपको बताएंगे। जब बाबूजी हॉस्टल आए तो मैं वही न्यूज़पेपर उनको पढ़ाया, क्योंकि अंग्रेजी में था, मैंने पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बाबूजी को बताया। और हमने कहा कि बाबूजी ये तैयार रखिएगा कि जो भी राजनीतिक स्तर पर पिछड़ा और पिछड़ा गया हो उसको प्रथम स्थान देकर के आगे बढ़ाने का काम करिएगा। यही देश के संचालन में प्रगति का पथ होगा, यही एक निर्णय होगा, एक निर्माण करने का कार्य करेगा, जिससे नरेंद्र मोदी का जो आज सपना है वो सपना भी साकार है। छोटा सा परिचय हमारा नाम डॉक्टर अरविंद राजभर है, और मुझे याद है ये वही मऊ की धरती है माननीय अध्यक्ष जी। इसी मऊ की धरती पर सोनी धापा के मैदान में पहली बार हमने भाषण दिया था, वो भी लिख करके हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी ने दिया था। एक रफ का पेज था, उसी पर लिख करके दिया था, इतना उसको मोड़ दिया था कि वो पढ़ ही नहीं जा रहा था कि उसमें लिखा क्या है। जब 2003 में हमने यहीं पर सोनी धाबा के मैदान में जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो मैं डर गया भाषण देने से, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उतनी भीड़ नहीं देखा था, वो भीड़ पूरा इसके ऊपर दिख रहा था और मेरे पैर भी डगमगा रहे थे और मेरी हाइट भी छोटी थी। इन लोगों ने कुर्सी और ईटा लगा करके हमको भाषण दिलवाने का कार्य किया था। भाषण देते देते ही बीच में मैं रोने लगा और डॉक्टर साहब ने हमको एक झापड़ मारा था उस दिन मंच पर ही। और मैं उसके बाद मंच छोड़ करके मंच के पीछे गया, बैठ के रो रहा था। और फिर उसका जब कार्यक्रम खत्म हो गया, बाबूजी पूछे क्या हुआ? हमने कहा किसने हमको मारा था, पहले ये बताइए हमको। और जब बाबूजी ने कहा कि नहीं वो डॉक्टर साहब है जिन्होंने भाषण लिखा था, उन्होंने ही मारा है, हमको उनको बुलाइए गेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस लेके जाते हैं। मैं इनको बुलाता हूँ, बाबूजी सामने रहते हैं, दोबारा मत मारिएगा डॉक्टर साहब, आने वाले समयों में इतना तगड़ा भाषण दूंगा कि आपको भी पीछे छोड़ दूंगा और पूरा पार्टी के संगठन को लेकर आगे बढ़ूंगा। और साथियों, मुझे वो दिन भी याद है 2011 का,
जब चंदौली के उस प्रांगण में मैं भाषण दे रहा था तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने हमारे पूरे ताकत के साथ हमको पीछे खींचने का प्रयास किया कि बहुत हो गया, अब मार करवाना चाहते हो क्या यहाँ पर, बंद करो तुम्हारा भाषण, बहुत हो गया है। नेताजी को बैठे हुए मंच पर इनको भी अवसर देने का कार्य। साथियों, मैंने पढ़ाई लिखाई जो किया है सिर्फ राजनीति के लिए किया है। मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई किया सिर्फ राजनीति के लिए किया, इसलिए मेरा ट्रेंड भी रहा है पॉलिटिकल साइंस। मैंने ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, नेट क्वालिफाई भी किया, एमफिल भी किया, पीएचडी भी किया, तो राजनीतिक विज्ञान से किया। साथियों, मैं दूसरा भी सब्जेक्ट ले सकता था, लेकिन राजनीतिक विज्ञान से किया, मुझे जानना था, समझना था कि देश की राजनीति में अच्छा काम कौन कर सकता है और जो अच्छा काम करेगा उसी के साथ हम जैसे लोगों को चलना चाहिए। और साथियों, मैं पढ़ लिख करके प्रयास करता रहा संगठन को आगे बढ़ाता। यहां विषय है 22 मार्च 2022 को जब माननीय गृह मंत्री जी से हमारी मुलाकात होती है, 10 मार्च को परिणाम आता है और 10 मार्च को परिणाम 3:47 पर मुझे हार स्वीकार मिलता है। मैं सारनाथ के गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था। 3:47 पर टीवी पर दिखाया जाता है कि अरविंद राजभर पराजित हुए शिवपुर विधानसभा से, और 3:52 पर एचएम साहब का फोन आता है कि तुम्हारी वाली हो गई ना। हमने कहा सर मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि चलो तुमको हार की बधाई और तुम्हारे पिताजी को जीत की बधाई। ये बताओ इस हार की मिठाई कब खाओगे और जीत की मिठाई कब खाओगे? हमने कहा सर दोनों एक ही समान कैसे चल सकता है? उन्होंने पूछा कैसे? हमने कहा कि सर आप ये कहिए कि हार की मिठाई कब खाओगे और जीत की मिठाई कब खिलाओगे, तब हम आ जाएंगे आपके पास। अगर एक ही रूप से लेके चलेंगे तो हम कभी आने वाले नहीं। और साथियों, 22 मार्च को माननीय एचएम साहब हमको आमंत्रित करते हैं और उस दिन एक जिम्मेदारी हमको देते हैं, और वो जिम्मेदारी हम अपने पार्टी के किसी पदाधिकारी को नहीं बताए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय एचएम साहब का विश्वास था कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, जिस संकल्प को 18 जुलाई की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को देने का कार्य किया कि अगर ओम प्रकाश राजभर साथ आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत करके विपक्ष को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। वो संकल्प 18 जुलाई को जो दिलवाया गया गठबंधन की बैठक में, वो 18 जुलाई की बैठक का निर्णय 22 मार्च को ही हो गया था, क्योंकि एचएम साहब इस बात से बहुत चिंतित थे। और हमने उनसे कहा था कि सर माननीय नेताजी कैसे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आएंगे, अब वो हमारा काम होगा। हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से, जहां आपका संगठन कमजोर है वहां मजबूत संगठन कैसे तैयार करेगा, ये हमारा काम है। हमारे माननीय विधायक आपके प्रत्याशी को वोट देकर के राष्ट्रपति कैसे बनाएंगे, हमारा विषय है। हमारे विधायक आपको वोट देकर के राज्यसभा कैसे बनाएंगे, हमारा विषय है। आप चिंता मत करिएगा। हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं कि चिंतन करने का काम करिएगा। जब चिंतन करेंगे तो विकल्प तैयार होगा, जब विकल्प तैयार होगा तो अपना लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। साथियों, वही काम हमने करने का काम। और 18 जुलाई की बैठक में औपचारिक घोषणा हुई, और औपचारिक घोषणा के बाद संकल्प लिया गया। मुझे वो दिन नहीं भूलता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट करते हुए हमारे नाम का प्रयोग करते हुए कहा था कि अरविंद तुम बताओ कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सारी सीटें कैसे हम लोग जीतेंगे। हमने कहा सर संकल्प तो लीजिए, जीत का काम हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हम लोग जब वहां पर खड़े होंगे तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की संरचना है, कहीं न कहीं उसी की पैरेलल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन की भी संरचना है। साथियों, हम दोनों लोग एक साथ मिलकर के जिस दिन खड़े हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है अगर हमारे मन में सहयोग और समन्वय सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो कोई भी लक्ष्य हो, वो लक्ष्य हमारे लिए बड़ा नहीं हो सकता है। साथियों, मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ मैं राजनीतिक एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूं। मैं खुद के ऊपर लागू करता हूं हर चीज को। अभी माननीय अध्यक्ष हमारे भाषण दे रहे थे, एक बात की जानकारी मेरे पास भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब बैठा था तो मैं हर चीज को अपने ऊपर लागू कर रहा था कि सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता और इस मंच पर बैठे नेता, मैं अपने आप को कार्यकर्ता के स्थान पर रख करके देखूं मुझे क्या महसूस होता है। जब मैं अपने आप को कार्यकर्ताओं के स्थान पर रख करके प्रयास करता हूं, प्रयास करके सोचता हूं, तब मुझे ये पता चलता है कि हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाता है और तमाम समस्याओं का सामना करते हुए संगठन को मजबूत करता है।
इसलिए नेता का सम्मान हो चाहे मत हो, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता का सम्मान जब होगा तभी कार्यकर्ता पूरे मन से काम करेगा। जब पूरे मन से काम करेगा तो सिर्फ नेतृत्व के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन भी हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी से करने का काम करेगा। विरोधी क्या कहता है क्या नहीं कहता उसका विषय नहीं रहेगा, उसके साथ बस एक लक्ष्य रहेगा कि मुझे ये सीट ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने की आवश्यकता है, ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रास्ते पर चल सके। साथियों, यह संकल्प हमको आपको लेने की आवश्यकता है। घोषी चुनाव लड़ना बहुत बड़ा विषय नहीं है साथियों। विषय यह है कि अभी हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया और माननीय मंत्री जी भी बता रहे थे, विषय यह है कि हम जवाब क्या देंगे। विषय यह है कि कार्यकर्ताओं को जवाब क्या देंगे। विषय यह है कि जो मतदाता 1 जून का इंतजार कर रहा है कि जब 1 जून आएगा हम अपने एनडीए प्रत्याशी को मतदान करेंगे। अगर मतदान के बाद रिजल्ट निगेटिव आता है तो हमारा जो समर्थक, हमारा मतदाता है वो टूट जाएगा और विपक्ष खड़ा हो जाएगा। विपक्ष ये कहेगा कि देखो नरेंद्र मोदी जी का जलवा तो हर जगह रहा, लेकिन घोषी लोकसभा में मोदी जी का जलवा नहीं दिखा। ये चीजें हम लोग सुनते हैं। अभी विगत चुनाव बीता है, उस विगत चुनाव में पूरी ताकत लगा दिए थे हम लोग, पूरी ताकत लगा दिए। आश्चर्य होगा आप लोगों को कि एक दिन में 18 कार्यक्रम मैं करता था। मुझे याद है इसी घोषी उपचुनाव के बीच में दिन भर बारिश हो रहा था, मैं भीगते भीगते लोगों को संबोधित करता था, बस एक संकल्प के साथ कि मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था कि घोषी का चुनाव जीत करके आना है। पूरी ताकत लगा दिया गया था साथी। आज विपक्ष इसी को एजेंडा बना रखा। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी इस चीज से जरूर चिंतित होंगे, लेकिन मैं जरूर आपकी चिंता दूर करना चाहूंगा सर। आप चिंतित मत होइएगा कभी भी। अगर आपके कार्यकर्ता एक कदम चलेंगे, हम पूरी ताकत झोंक देंगे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के। किसी भी सूरत में हम यहाँ पर अपमानित नहीं होना चाहते हैं। हमारा अपमान मतलब कि नरेंद्र मोदी जी का अपमान, हमारा अपमान मतलब कि मेरे कार्यकर्ताओं का अपमान, हमारा अपमान मतलब कि हमारे समर्थकों का अपमान, हमारा अपमान मतलब कि मेरे संगठन का अपमान। इसलिए अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं हम लोग। अगर लक्ष्य मिला है घोषी और लक्ष्य मिला है 80 की 80 जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, तो पूरी ताकत लगा देंगे और उस ताकत में साथियों आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मैं एक जरूर अनुरोध करूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं जो 3 बार से बार बार ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये गठबंधन क्यों होता है? गठबंधन कोई शौकिया गठबंधन नहीं होता है। जब सारे तथ्यों की जानकारी हो जाती है, जब सारे कैलकुलेशन निकल जाते हैं, तो इस जीत को कॉन्फिडेंशियल जीत करने के लिए गठबंधन होता है। और जब गठबंधन होता है, क्योंकि 2017 का जो गठबंधन हुआ था वो हमने तैयार किया था। इसकी पृष्ठभूमि 2017 गठबंधन के पृष्ठभूमि हमने तैयार किया था। पूरा डेटा मैंने तैयार किया था जब माननीय अमित शाह जी के प्रभारी थे और ओम माथुर जी सह प्रभारी थे। उन दोनों के बीच में मैं बैठ करके पूरा डेटा तैयार किया था 108 विधानसभा सीटों का। और 108 विधानसभा सीटें, मुझे याद है वो नवरात्रि का दिन ओम माथुर जी के आवास पर हमारी मीटिंग पहली बार हुई थी। जब उनको हमने पूरा डेटा दिया, हमने उनको सारा टैली करके बताया कि सर मेरे खड़ा हो जाने से आप कितना सीट जीतेंगे। चुनाव का परिणाम बाद में आया माननीय अध्यक्ष जी, और चुनाव के पहले हम लोगों ने बता दिया था सर कि पूर्वांचल में आपको इतनी सीट हम लोग देने का काम करेंगे, आप विश्वास खाली रखिएगा हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर। इसलिए साथियों, इस बार भी कोई त्रुटि नहीं होने वाली है। जो पूर्वांचल की 6 से 7 सीटें हमारे हैं, इस बार नहीं हारने देंगे। इस बार क्योंकि हर सीट पर हमारे 1.5 लाख मतदाता हैं, और 1.5 लाख मतदाता जब पूरी ताकत के साथ कमल का बटन दबाएंगे अन्य सीटों पर, तो आप विश्वास रखिएगा, कल्पना रखिएगा कि जितनी मेहनत वहां के कार्यकर्ता करेंगे, उतनी ही मेहनत यहाँ के भी कार्यकर्ता करने का काम करेंगे सर। इसलिए कभी भी हम और आप अलग अलग ना सोचें। जब तक हमारा लक्ष्य एक नहीं होगा, जब तक हम सभी लोग अपने शीर्ष नेतृत्व के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम और आप संकल्पित भाव से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो बीड़ा हम लोगों ने उठा रखा है, जब तक ये हमारे दिल और दिमाग में नहीं रहेगा, तब तक साथियों विरोधी ऐसे ही चिल्लाता रहेगा और विरोधी हमारे आपके मनोबल को तोड़ता रहेगा। साथियों, आप जरा कल्पना करिएगा, बगल की सीटें हैं, हम सभी लोग
हम सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिए कि प्रत्याशी के साथ उनके डायरेक्शन पर जहां जहां मेहनत करना वहां मेहनत करो, जितने बूथ के सेक्टर के संगठन के लोग हैं सबको लेकर एक्टिव हो जाओ और सारे लोग लपट करके उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए साथियों काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा बस एक अनुरोध आपसे रहेगा, कभी भी मुझसे अगर कोई शिकायत, जाने अनजाने में कभी भी मुझसे कोई भूल हो गई हो, कभी भी कोई ऐसी गलती हो गई हो, तो अपना बेटा, अपना भाई, अपना छोटा भाई मान करके हमारे गलती को आप क्षमा करने का कार्य करिएगा, क्योंकि इस लड़ाई में हम उस स्तर तक भी चले जाएंगे कि जिससे ये सीट जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को पहुंचा सके और उनको यह विश्वास दिला सके कि घोसी लोकसभा का हर एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी बन करके काम किया है, इसलिए जीत सुनिश्चित हुई है साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोई संकोच मन और दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं। एक अंतिम बात कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त भी करेंगे। आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस अंतिम बात कहते हुए कि हम सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ हम हर सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। बस एक बात कि हम विरोधियों के कहने पर न आए, क्योंकि विरोधी के पास कुछ बचा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो सभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर हम आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी साथी। और कहीं ना कहीं अगर संदेह बनता चला गया, क्योंकि संदेह, शक की कोई दवाई आज तक धरती पर नहीं बना है साथी। कैंसर की दवाई हो गई, हर चीज की दवाई है, लेकिन संदेह और शक की कोई दवाई नहीं है। इसलिए हम इस चीज को पीछे करते हुए बस एक लक्ष्य की प्राप्ति, कि हमें किसी भी प्रकार से चौथी बार हमें किसी भी प्रकार से मुंह के बगल नहीं गिरना है। चौथी बार सीना तान करके देश के नेताओं को भी अवगत करा देना है कि घोसी लोकसभा का हर एक कार्यकर्ता जाबाज है, ये अगर कदम आगे बढ़ा देता है तो पीछे हटाने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम सभी लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने का प्रचार प्रसार आज से, अभी से चालू करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।